हेलो एवरीवन, मैं सेल्फ अर्शद और हाजिर हो चुका हूं फिर से आप सभी के सामने एक और अगली वीडियो में, जिस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 11 की अकाउंटेंसी चैप्टर नंबर 2 विच इज बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। तो जल्दी से हम अपने बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन आगे बढ़ाने से पहले मैं आप सभी को एक बात कहना चाहता हूं दैट बहुत से लोग ये सोच रहे होंगे कि चैप्टर खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। ऑलरेडी 5 to 6 वीडियोस बन चुकी है, बट स्टिल ये और वीडियोस बनती जा रही है। टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। आज की वीडियो के बाद जो हमारी वीडियो होगी वो हमारी लास्ट वीडियो होगी इस चैप्टर की, राइट। तो बिना किसी तरीके जल्दी से स्टार्ट करते हैं। अच्छा, मैंने ना कल आपको परचेज और सेल के बारे में कुछ चीज पढ़ाई थी कि परचेज या सेल आप वर्ड आप कभी यूज करोगे सिर्फ और सिर्फ तब जब गुड को बेच रहे हो, खरीद रहे हो। अगर आपको फिक्स्ड एसेट या एसेट खरीद रहे हो, बेच रहे हो, तो वहां परचेज या सेल नहीं आएगा। परचेज या सेल सिर्फ तब आएगा जब आप कोई गुड के साथ डील कर रहे हो, या तो कोई गुड खरीद रहे हो तो परचेज, कोई गुड बेच रहे हो तो सेल। अब कैश, अब गुड भी दो तरीके से खरीदा या बेचा जाता है, या तो कैश में या तो क्रेडिट में। या तो फुल एंड फाइनल पेमेंट कैश हाथ में देके खरीद रहे हो कोई चीज या बेच रहे हो, या तो आप उधार पे कोई सामान खरीद रहे हो बेच रहे हो, मींस क्रेडिट, ठीक है। अब क्या होता है, कभी कभी कोई डिफेक्टिव पीस निकल जाता है तो हम वो रिटर्न करते हैं। तो अगर मैंने कोई सामान परचेज करा है, वो अगर खराब निकल गया, उसमें से एक पीस, 10 पीस खरीदा उसमें से एक पीस खराब निकल गया, तो मैं वो सामने वाले पर्सन को जाऊंगा रिटर्न करने जिससे मैंने खरीदा है। तो ये क्या हो गया, मेरा परचेज रिटर्न, मतलब परचेज की वो सामान जो मैंने रिटर्न कर दिया। परचेज रिटर्न को मैं एक नाम और देता हूँ, वो है रिटर्न आउटवर्ड। मतलब रिटर्न, परचेज किया हुआ सामान रिटर्न, मेरी शॉप में एक सामान आया था, अब मैं उसको वापस बाहर भेज रहा हूँ। मेरी शॉप के अंदर सामान आया था, मैं वापस बाहर भेजा, तो मेरे पास से बाहर चला गया ना। तो परचेज किया हुआ सामान जब रिटर्न कर रहा हूँ और बाहर गया तो रिटर्न आउटवर्ड, रिटर्न कर रहा हूँ मैं बाहर की तरफ, ठीक है। अब ऐसी सेल रिटर्न, सेल किया हुआ सामान जब मेरे पास वापस आ जाता है तो सेल रिटर्न। और सेल रिटर्न का एक नाम और आता है सेल रिटर्न इनवर्ड। मतलब मैंने जो सामान बाहर भेजा था, सेल करा था, अब वो मेरे पास वापस आ गया, रिटर्न आ गया अंदर की तरफ, रिटर्न आ गया अंदर की तरफ, मतलब रिटर्न इनवर्ड, ठीक है। फिर आता है हमारे पास कैश और क्रेडिट में आप ट्रांजैक्शन करते हो, या तो फुल कैश देकर या तो उधार पर, ठीक है, कैश एंड क्रेडिट। कॉस्ट आ जाता है, कॉस्ट को आप ये भी कह सकते हो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। मतलब मार्केट में जब भी आप सामान बेचने गए ना, तो उसको बेचने के पीछे आपकी कितनी कीमत लगी है। भाई ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा होता है, भाई रैपिंग का खर्चा होता है, कार्टन का खर्चा होता है, टेप का खर्चा होता है एक सामान को बेचने के लिए। नहीं है मैंने एक सामान खरीदा तो फट से बेच के आ गया, नहीं, उस सामान को बेचने में भी पैसा लगता है। आप एडवर्टीजमेंट भी करा रहे हो, इतनी सारी चीजें करा रहे हो, क्यों? उस सामान को बेचने के लिए, ठीक है। तो किसी गुड को बेचने के लिए, किसी सामान को बेचने के पीछे जो खर्चा आता है ना, ठीक है, वो आपका कहलाता है कॉस्ट या फिर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ये एक ऐसा एक्सपेंडिचर होता है, एक ऐसा एक्सपेंडिचर होता है जो कि आप एक आर्टिकल के पीछे करते हो, प्रोडक्ट के पीछे करते हो, या फिर एक एक्टिविटी के पीछे करते हो। कोई एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए, सर्विस रेंडर करने के पीछे खर्चा कॉस्ट कहलाएगा, ठीक है। कोई आर्टिकल आप इस्टेब्लिश कर रहे हो, उसके पीछे आपका खर्चा आएगा, वो कॉस्ट होगा। कोई प्रोडक्ट आप सेल कर रहे हो, तो उसके पीछे जो खर्चा आएगा वो आपका कॉस्ट या फिर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कहलाएगा, ठीक है ना। उसके बाद आता है हमारा वाउचर। अब देखो वाउचर क्या होता है, ध्यान से समझना। आप कोई पेट्रोल पंप पर गए हो, आप कभी रेस्टोरेंट में गए हो, आप कभी मॉल में गए हो, तो वहां पर आपको एक पर्ची से निकाल के देते हैं जिसके अंदर आपका बिल होता है कि आपका इतने रुपए का आपकी जीएसटी लगी है, इतने रुपए का आपका सामान, इतनी क्वांटिटी आपने खरीदी है। तो वो पता क्या होता है, वो पर्ची जो होती है, वो रिसिप्ट जो हमें दे रहे होते हैं, वो रिसिप्ट जो हमें दे रहे होते हैं वो होती है आपकी वाउचर, उसे ही हम वाउचर कहते हैं। तो वाउचर एक ऐसा एविडेंस होता है जो कि आपके बिजनेस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने में हेल्प करता है कि हाँ भाई हमने इतने रुपए का पेट्रोल यहाँ से भरवाया था, ये देखो हमने इतनी तारीख को इतने बजे इतने मिनट इतने सेकंड पर हमने यहाँ से पेट्रोल डलवाया, इतने बजे इतनी तारीख को इतनी किलो की हमने यहाँ से ये मिठाई खरीदी है, बेसन के लड्डू खरीदे सपोज 5 किलो हमने यहाँ से। हमारे पास मतलब एक प्रूफ रहता है अगर हमारे पास वो पर्ची होती है, ठीक है, जिसपे उस कंपनी का नाम लिखा होता है, उस कंपनी का स्टैंप भी होता है, सारी चीज होती है, ठीक है। तो वाउचर एक ऐसा एविडेंस होता है जिसके अंदर आप अपने बिजनेस ट्रांजेक्शन, जिसकी मदद से आप अपने बिजनेस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हो। एविडेंस एक ऐसा एविडेंस होता है जो बिजनेस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने में हेल्प करता है। फॉर एग्जाम्पल कैश मेमो, कैश मेमो भी भाई आपका रिसिप्ट होता है जब आपको रिसीट मिलती है। इनवॉइस और बिल, आप जब भी इन पे देखोगे ना, मिठाई की दुकान पे जाके देखना कभी, या खाने पे रेस्टोरेंट में जाके देखना, तो जब वो कोई पर्ची से देते हैं ना, उसके ऊपर लिखा होता है इनवॉइस या फिर बिल, इनवॉइस और बिल, ठीक है। तो वही आपका होता है वाउचर, ठीक है। रिसीट हो गया, डेबिट एंड क्रेडिट नोट हो गया, एक्सेट्रा। इनके बारे में आप और डिटेल में ना बिजनेस स्टडीज में भी पढ़ोगे क्लास 11 की, और अकाउंट्स में भी पढ़ोगे क्लास 11 की आने वाले टाइम में और डिटेल में, ठीक है। और अगर मैं बात करूँ तो डिस्काउंट, अब देखो ध्यान से समझना डिस्काउंट क्या होता है। अब आप में से बहुत से लोग कहोगे नेक्स्ट डिस्काउंट है ना, बहुत से लोग कहोगे कि भाई जब छूट मिल जाती है किसी चीज में तो वो डिस्काउंट होता है। 10 रुपए का सामान में 8 रुपए में लिया तो 2 रुपए का डिस्काउंट मिल गया, बिल्कुल सही है, मैं भी आपकी बात को गलत नहीं कहूंगा। लेकिन एक बात और बताना चाहूंगा कि डिस्काउंट यहाँ पे दो तरीके के होते हैं, एक ट्रेड डिस्काउंट और एक कैश डिस्काउंट। सबसे पहले डिस्काउंट समझते क्या हो जाता है, होता है
जब भी हम किसी को सामान उसके सेलिंग प्राइस से कम कीमत पर दे रहे होते हैं, उसके एमआरपी से कम रेट पर दे रहे होते हैं, तो वो आपका कहलाता है डिस्काउंट। जिस रेट से आप कम रेट पे दे रहे हो, मैं 50 रुपए का सामान दे रहा हूँ, 50 रुपए का सामान है, उस पर एमआरपी लिखी 50 रुपीज, बट बस 50 रुपीज के सामान को 45 रुपीज में दे रहा हूँ, तो वो मेरे लिए जो 5 रुपए का डिफरेंस है वो मेरे लिए क्या होगा, डिस्काउंट। ठीक है ना। क्या लिखा है यहाँ पे, ये रिडक्शन होता है प्राइस ऑफ गुड में। ठीक है, जब भी आप किसी गुड के अंदर उसका प्राइस कम करके उसको बेचते हो, ठीक है, होता नहीं होता ना कम, और मतलब होता नहीं होता ना प्राइस, लेकिन फिर भी आप कम करके बेच रहे हो। ठीक है, किसको बेच रहे हो, कस्टमर को। कौन बेच रहे हैं, एंटरप्राइज। एंटरप्राइज जब किसी कस्टमर को उसके सेलिंग प्राइस से गुड बेच रही होती है, उसके सेलिंग प्राइस से कम प्राइस पर, तो वो जितने भी प्राइस का डिफरेंस है वो आपका क्या कहलाता है, वो आपको कहलाता है डिस्काउंट। डिस्काउंट में हमारे पास दो तरीके होते हैं, एक होता है ट्रेड डिस्काउंट और एक होता है कैश डिस्काउंट। सबसे पहले ट्रेड डिस्काउंट समझते हैं। ट्रेड मतलब व्यापार, डिस्काउंट मतलब रिडक्शन इन गुड्स एंड सर्विस, रिडक्शन इन गुड्स, ठीक है, गुड्स प्राइस। ठीक है, मतलब जब भी आप व्यापार करने गए हो तो वहां पर जब आपको थोड़ी सी छूट मिल जाती है, छूट मतलब जब आपको थोड़ा सा उसके सेलिंग प्राइस से कम प्राइस पर कोई सामान मिल जाता है, तो वो आपका ट्रेड डिस्काउंट हो जाता है। लेकिन व्यापार करने जब गए हो, ठीक है ना, अब यहाँ देखते हैं, मान लो आपको एक रजिस्टर, अगर आपकी स्टेशनरी की शॉप है, अगर आप एक रजिस्टर खरीदते हो तो आपको 20 रुपए का पड़ता है। एक रजिस्टर खरीदते हो तो 20 रुपए का पड़ता है, लेकिन यहाँ पर अगर आप 1000 रजिस्टर खरीदोगे तो आपको पड़ेगा कितने का, 20,000 का। 20,000 का पड़ेगा एक रजिस्टर। 1000 रजिस्टर खरीदोगे तो 20,000 के पड़ेंगे। ठीक है, अब इसको सबसे पहले डेफिनेशन को पूरी पढ़ते हैं। ट्रेड डिस्काउंट एक ऐसा डिस्काउंट होता है जिसके अंदर आप प्राइस को रिड्यूस करके, सेलर जब प्राइस को रिड्यूस करके कस्टमर को बेचते हैं। ट्रेड डिस्काउंट एक ऐसा डिस्काउंट होता है जिसमें एक सेलर जो है व्यापार करते वक्त जो सामने वाला कस्टमर है उसको जब वो उसके सेलिंग प्राइस से कम कीमत पर बेचता है तो वो आपका ट्रेड डिस्काउंट हो जाता है। लेकिन जब सामान बल्क क्वांटिटी में खरीदा जाता है, ट्रेड डिस्काउंट आपका सिर्फ तब काम आता है जब आप कोई सामान बल्क में खरीदने जा रहे हो, मतलब बहुत सारी क्वांटिटी में। ठीक है, होलसेल मार्केट की तरह। मैं एक दो सामान खरीदने नहीं जा रहा, कम से कम 50 सामान, कम से कम 100 सामान क्वांटिटी खरीदने जा रहा हूँ। जब भी आप कोई सामान ट्रेड डिस्काउंट में क्या होता है, जब भी आप कोई सामान बल्क में खरीदने जा रहे हो तो, और वहां अगर आपको डिस्काउंट मिलता है तो वो ट्रेड डिस्काउंट होता है। लेकिन कैश डिस्काउंट में आपको, आप बल्क में सामान नहीं लेने जा रहे होते, ये याद रखना। बल्क में सामान लेने भी जा रहे हो तो नहीं भी लेने जा रहे हो तो इससे फर्क नहीं पड़ता। कैश डिस्काउंट थोड़ा अलग होता है, ट्रेड डिस्काउंट में आप बल्क में सामान खरीदते हो। ठीक है, व्हेन दे बाय गुड ऑफ सर्टेन क्वांटिटी, जब वो थोड़ी ज्यादा बल्क में लेते हैं, बल्क ऑफ क्वांटिटी लेते हैं या थोड़ी ज्यादा वैल्यू, ज्यादा क्वांटिटी लेते हैं, तब ट्रेड डिस्काउंट काम आता है। उस पर जो छूट मिलती है तब वो आपका क्या कहलाता है, ट्रेड डिस्काउंट। ठीक है, अब आपका 20,000 रुपए का रजिस्टर पड़ गया ना, लेकिन आपको वो कह रहा है 20,000 मत दो, आप दे दो 10% कम, -20% मान लो, 10% ही मान लो, चलो -10% कितना हो गया, 18,000 हो गया। मतलब 2,000 रुपए का जो आपका डिफरेंस है वो ट्रेड डिस्काउंट हो गया। 20,000 रुपए का सामान था, रजिस्टर पड़े टोटल 1000 रजिस्टर, 1000 रजिस्टर नहीं, सॉरी 1000 रजिस्टर, अरे मैंने एक मिस्टेक कर दी थी, सॉरी फॉर दैट। 1000 रजिस्टर नहीं, मैं 100 रजिस्टर खरीद रहा था, 1000 कुछ ज्यादा ही हो गया, वो कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई कुछ ज्यादा ही। ठीक है, तो इस बात को जरूर याद रखना। 20,000 रुपए का सामान जब आपको 18,000 रुपए में मिल रहा था, 2,000 रुपए का क्या हो गया आपका, ट्रेड डिस्काउंट। लेकिन अगर आप बल्क में खरीदने जा रहे हो, याद रखना। अब एक चीज और, सेल आर रिकॉर्डेड एट नेट वैल्यू, दैट इज सेल माइनस ट्रेड डिस्काउंट। अब जब भी आप इसको ट्रांजेक्शंस को रिकॉर्ड करोगे तो अब ये नहीं दिखाओगे कि आपने 20,000 का सामान खरीदा है या 20,000 का सामान बेचा है, आप ये दिखाओगे कि आपने 18,000 का सामान खरीदा है, 18,000 का सामान बेचा है। ट्रेड डिस्काउंट के अंदर हम कभी शो नहीं करते कि हमने कितने का डिस्काउंट दिया है, लेकिन कैश डिस्काउंट को शो करते हैं। ट्रेड डिस्काउंट के अंदर हम ये कभी नहीं शो नहीं करते, क्या शो नहीं करते कि हमने कितने का डिस्काउंट दिया है। ट्रेड डिस्काउंट के अंदर हम क्या है, डायरेक्ट उसका नेट अमाउंट लिख देते हैं कि डिस्काउंट करने के बाद क्या अमाउंट आ रहा है, आप सीधा वो लिखोगे। डिस्काउंट करने के बाद आपका 18,000 रुपए आ रहा, तो अब ये 18,000 रुपए लिखोगे, 20,000 नहीं लिखोगे। सेम इन द केस ऑफ परचेज, अगर आप सामान बेच रहे हो, सेल कर रहे हो, तो नेट सेल लिखोगे ट्रेड डिस्काउंट में। ट्रेड डिस्काउंट शो नहीं होगा कहीं भी, ठीक है, ट्रांजेक्शन के अंदर नहीं शो होता। अगर परचेजर की बात करूँ तो परचेजर भी नेट परचेज दिखाएगा कि मैंने नेट में सामान नेट परचेज मेरी कितनी की हुई है, कितने का सामान मैंने खरीदा है, 20,000 का नहीं 18,000 का खरीदा है। ट्रेड डिस्काउंट 2,000, ट्रेड डिस्काउंट कहीं भी शो नहीं करोगे, राइट। अब जब बढ़ते हैं जल्दी से आगे, कैश डिस्काउंट। अब हम जल्दी से बात करते हैं कैश डिस्काउंट की। तो कैश डिस्काउंट की एक छोटी सी प्रॉब्लम हो गई, दैट मैंने इसकी डेफिनेशन नहीं लिखी कैश डिस्काउंट की, बट कोई बात नहीं, पहले मैं आपको इसकी थ्योरी समझाते तो देन इसकी थ्योरी रीड करवा दूंगा, डेफिनेशन समझाऊंगा, रीड करवा दूंगा, ठीक है। अब ध्यान से समझना, सपोज मैंने किसी को 3 लाख रुपए का सामान बेचा है और उसने मुझे लिखित में लिख कर दिया, उधार पे बेचा मैंने सामान और उसने मुझे लिखित में लिख कर दिया दैट क्या, कि मैं उसको 3 महीने के अंदर अंदर पेमेंट कर दूंगा। वो मुझे 3 महीने के अंदर अंदर पेमेंट कर देगा, उसने मुझे ऐसा कहा है लिख कर।
दिया, ठीक है। लेकिन क्या होता है अर्जेंट मुझे 1 महीने के अंदर अंदर जरूरत पड़ जाती है कुछ पैसों की, तो मैं क्या कहूंगा सामने वाले पर्सन को कि अगर आप मुझे अभी पेमेंट करते हो ना तो आपको मैं थोड़ा सा छूट दे दूंगा। मतलब आप 3 लाख रुपए की जगह अगर आप मुझे अभी 2.5 लाख रुपए दे दोगे तो मैं आपको 50,000 रुपए एक्स्ट्रा देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 3 लाख की जगह अगर आप अभी पेमेंट करोगे तो आप 3 लाख रुपए की जगह 2.5 लाख रुपए में फुल एंड फाइनल सेटलमेंट करा सकते हो। मतलब जहां आपको 3 लाख रुपए देने थे अब आप सिर्फ 2.5 लाख रुपए में अपना फुल एंड फाइनल सेटलमेंट करा सकते हो। ये होता है कैश डिस्काउंट। जब हमें टाइम से पहले किसी चीज की पेमेंट चाहिए होती है तो ये होता है आपका कैश डिस्काउंट। मतलब जब आपको जब टाइमली पेमेंट आपकी अगर आपके पास आ जाए या आप किसी को टाइमली पेमेंट दे दो तो वो आपका कैश डिस्काउंट होता है। मतलब अभी टाइम आया नहीं उसकी पेमेंट करने का, पेमेंट लेने का, बट स्टिल आपको उससे भी पहले पेमेंट मिल गई, वो भी थोड़े से कम, क्या मतलब जितना प्राइस मिलना था उससे थोड़े कम प्राइस में मिली है लेकिन टाइम से पहले मिल गई, तो दैट इज योर कैश डिस्काउंट, ठीक है। अब जल्दी से बात करते हैं बैड डेट्स पे। तो देखो बैड डेट्स ध्यान से समझना क्या होता है। जैसे सपोज मैंने किसी को लोन दे रखा है किसी या मैंने किसी को भी थोड़ा सा पैसा दे रखा है, उधार दे रखा है या उधार पे सामान दे रखा है, ठीक है। तो अब क्या होता है उसने मुझे कहा कि मैं आपको 1 साल के बाद लौटा दूंगा पैसे या 3 महीने के बाद लौटा दूंगा, लेकिन क्या गारंटी कि वो सच में लौटा देगा। मान लो उसने लिखकर भी दे दिया लेकिन इसी की गारंटी तो नहीं है ना। 3 महीने के बाद हो सकता है कि उसके पास पैसे ही ना हो, 3 महीने के बाद हो सकता है उसका बिजनेस डूब जाए, या 3 महीने के बाद हो सकता है मेरा पैसे लेकर भाग जाए। तो ऐसी कुछ कुछ सिचुएशंस आ सकती है। तो ऐसी सिचुएशन में अगर जब टाइम खत्म हो जाता है तो उसके बाद अगर सामने वाला पर्सन जो मुझे पैसे देने थे जिसने, अगर वो मुझे पैसे किसी भी रीजन से नहीं दे पाता या उसके पास ना हो पैसे, वो इस कंडीशन में नहीं है, इस हालत में नहीं है कि वो पैसे दे सके, या फिर वो मेरा दिवाली निकाल के चला गया, मतलब मुझे धोखा देकर भाग गया, मेरे पैसे लेकर भाग गया, तो उस कंडीशन में सामने वाले पर्सन को बारे में मैं क्या कहूंगा कि वो मेरा बैड डेट हो गया। जो डेटर था वो गंदा साबित हो गया, मतलब बैड डेट हो गया, ठीक है। तो बैड डेट होता है जब भी सामने वाले पर्सन अगर आपको पैसे देने के सक्षम नहीं रह पाता या फिर वो पैसा लेकर भाग जाता है तो वो पर्सन आपके लिए बैड डेट हो जाता है। बैड डेट आपका एक ऐसा अमाउंट होता है जो कि बिजनेस को सामने वाला पर्सन देता है, ठीक है। दैट इज रिटर्न ऑफ। इसको रिटर्न ऑफ कर दिया जाता है, क्यों? क्योंकि ये इररिकवरेबल होता है। रिटर्न ऑफ मतलब अब इसको सोच ले होता है हमने कि भाई अब छोड़ो, अब जो होना था हो गया, अब इसकी एंट्री हम कर देते हैं बैड डेट के नाम से बुक्स ऑफ अकाउंट में, ठीक है। तो क्यों? क्योंकि भाई ये रिकवरेबल ही नहीं है, अब ये पैसा कभी रिकवर ही नहीं होगा, हम ये अज्यूम करके चलते हैं। ये एक लॉस होता है बिजनेस के लिए, क्यों? क्योंकि भाई हम तो इतने टाइम से ये सोच रहे थे ना कि पैसा मिलेगा लेकिन नहीं मिला। ये एक लॉस होता है बिजनेस के लिए और इसको हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट करते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इसको हम डेबिट करते हैं क्योंकि लॉस होता है, ठीक है। बैलेंस शीट। अब बैलेंस शीट की अगर मैं बात करूं तो बैलेंस शीट आपको आपकी फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में बताती है कि आप इस वक्त कहां पर स्टैंड कर रहे हो, जिसके अंदर आपके पूरे एसेट्स का रिकॉर्ड रहता है, लायबिलिटीज का रिकॉर्ड रहता है। बैलेंस शीट के अंदर आपका एक साइड एसेट और एक साइड लायबिलिटी का रिकॉर्ड रहता है, ठीक है। एक साइड ये आपका टीए का शेप अकाउंट में बनता है, यहाँ आते लायबिलिटी, यहाँ आते एसेट, और इन दोनों का जो बैलेंस होता है वो बिल्कुल सेम होना चाहिए। आपकी जितनी एसेट है उतनी लायबिलिटी भी होनी चाहिए, जिसमें आपको पता चलता है आपकी कैपिटल कितनी है, आपकी एसेट कितनी है, आपकी लायबिलिटी कितनी है और आपकी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, आप अच्छे प्रॉफिट कमा रहे हो या नहीं, आपकी ग्रोथ अच्छी हो रही है या नहीं, ठीक है। तो ये सब ये एक ऐसी स्टेटमेंट होती है जिसमें आपकी फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में पता चलता है एक इंडिविजुअल फर्म या फिर एंटरप्राइज की, और ये गिवन डेट पर आती है। ये आप कभी भी नहीं बना सकते, इसकी एक डेट होती है बनाने की, लाइक 31 मार्च इसकी डेट होती है जब आपकी बैलेंस शीट तैयार होती है। रोज रोज नहीं बनाते, साल में एक बार 31 मार्च को बनती है एक स्पेसिफाइड गिवन डेट पर, जिसमें आपको आपकी एसेट्स, लायबिलिटीज, कैपिटल रिजर्व, इन सब के बारे में इंफॉर्मेशन दे रखी होती है और बाकी अकाउंट बैलेंसेस की भी दे रखी होती है जो कि आप बुक वैल्यू में अपने रिकॉर्ड करते हो, ठीक है। नेक्स्ट आता है बुक वैल्यू। अब बुक वैल्यू वो अमाउंट होता है, बुक वैल्यू आपका वो अमाउंट होता है जो कि आप बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करते हो। बुक वैल्यू आपका वो अमाउंट होता है जो आप बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करते हो। ये एक ऐसा अमाउंट होता है जो कि अपीयर होता है। अपीयर मतलब किसके अंदर देखने को मिलता है, अपीयर मतलब दिखना, किसके अंदर अपीयर होता है, बुक्स ऑफ अकाउंट या फिर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। जब भी आप फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के अंदर 5 लाख की मशीनरी दिखा रहे हो तो ये जो आपका दे रखा है ना बुक वैल्यू मतलब कि मशीन की वैल्यू कितनी है, बुक वैल्यू के हिसाब से 5 लाख रुपए, आपने रिकॉर्ड कितने की करी है, 5 लाख, मतलब मशीन कितने की आपकी 5 लाख रुपए की। तो एक ऐसा अमाउंट होता है जो कि बुक्स ऑफ अकाउंट में होता है, वो बुक वैल्यू होता है। अब बात करते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट क्या होता है। तो बुक्स ऑफ अकाउंट एक ऐसा अकाउंट होता है, ये एक ऐसी किताब होती है जिसके अंदर आप अपने सारे ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हो, ठीक है। द रिकॉर्ड और बुक्स, अगर मैं बात करूं बुक्स ऑफ अकाउंट की एक ऐसी किताब या ऐसी बुक होती है, रिकॉर्ड होते हैं जो कि सारे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को जिसके अंदर हम रिकॉर्ड करते हैं। आप एक रजिस्टर बना समझ लो इसे, ये एक ऐसा रजिस्टर होता है जिसके अंदर आप सारे खातों के बारे में लिखते रहते हो।
ठीक है। किसके खाते के बारे में? एक कंपनी के बारे में वो सब रिकॉर्ड रहते हैं और मेंटेन रहते हैं, वो सब इसके अंदर एक रिकॉर्ड रहते हैं और मेंटेन रहते हैं, ठीक है। जैसे कि आपकी कैश बुक हो गई, बैंक बुक हो गई, आपके बैंकों की पासबुक होती है ना, वो भी यही होती है, बुक्स ऑफ अकाउंट, जर्नल होगा और आपके लेजर होगा, ये सब चीजें, ठीक है। ये थी हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट, राइट। अब इसके बाद आता है हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ये आज का हमारा लास्ट टॉपिक है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की अगर बात करूँ तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड होता है आपका कि किसी सामान को बेचते वक्त आपका कितना पैसा लग रहा है, किसी सामान को बेचते वक्त, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड लिखा ना, किसी सामान को बेचते वक्त आपका कितना पैसा खर्च हो रहा है। सामान फ्री में नहीं बिकता, सामान बेचने में भी पैसा लगता है, याद रखना। उसके एडवर्टाइजमेंट, उसके रैपिंग, उसके इतने सारे खर्चे होते हैं, तो वो सब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हो जाता है। ये एक ऐसी डायरेक्ट कॉस्ट होती है जो कि आप किसी भी गुड्स या सर्विसेज को, या तो सर्विसेज को रेंडर कर रहे होते हो तब खर्चा आता है, या तो किसी गुड को बेच रहे हो तब आपका खर्चा आता है, ये होता है आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब जल्दी से बात करते हैं इसके कैश डिस्काउंट की डेफिनेशन की। तो अब हम पढ़ते हैं जल्दी से कैश डिस्काउंट की थ्योरी या फिर कैश डिस्काउंट की डेफिनेशन। तो कैश डिस्काउंट इज द डिस्काउंट अलाउड फॉर टाइमली पेमेंट ऑफ ड्यू अमाउंट। जो आपका ड्यू अमाउंट है ना, वो ड्यू अमाउंट ताकि आपको टाइम से पहले मिल जाए, या फिर उसकी पेमेंट आपके पास टाइम पर पहुंच जाए, इस वजह से आप उस सामने वाले पर्सन को जो छूट देते हो, जो उसकी कॉस्ट पे या फिर अमाउंट में जो उसकी जो थोड़ा सा प्राइस कम करते हो, वो थोड़े से प्राइस कम करने को हम क्या कहेंगे? कैश डिस्काउंट, ठीक है। और ये आपके लिए एक्सपेंस होगा, जो पर्सन सामने वाले पर्सन को डिस्काउंट दे रहा है उसके लिए एक एक्सपेंस होता है। क्यों? क्योंकि उसका तो इसमें कोई फायदा नहीं हो रहा ना, उसको तो एक तरीके से खर्चा ही हो रहा है। उसको 50,000 रुपए मिल रहे थे लेकिन अब उसे नहीं मिल रहे, ठीक है। और जिसको डिस्काउंट मिला है उसके लिए इनकम है। इनकम बोले तो कि भाई उसको तो एक तरीके से कमाई हो गई, जहां उसको 50,000 रुपए देने पड़ रहे थे अब उसको नहीं देने पड़ रहे, फायदा है। तो फायदे वाली चीज हमको हम इनकम बोलेंगे, ठीक है। तो जिसको पैसा मिल रहा है, जिसको डिस्काउंट मिल रहा है, उसको हम क्या बोलेंगे? इनकम। और जिसकी तरफ से पैसा जिसको जो डिस्काउंट दे रहा है वो एक्सपेंस बोलेगा इस चीज को, तो उसे हम बोलेंगे कैश डिस्काउंट, ठीक है। और इट इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट ऑफ बोथ द पार्टीज। इसको क्या करेंगे हम? दोनों पार्टीज में रिकॉर्ड करेंगे। अगर मैं सामान बेच रहा हूँ कैश डिस्काउंट पे, तो कैश डिस्काउंट आपका रिकॉर्ड होगा। ट्रेड डिस्काउंट में क्या था ना, रिकॉर्ड नहीं होगा, आप डायरेक्ट उसका डिस्काउंट अमाउंट लिख दोगे। डायरेक्ट 20,000 का सामान 18,000 में मिल रहा है तो 2,000 नहीं दिखाओगे, लेकिन यहाँ अगर आप 20,000 का सामान 18 में मिल रहा है तो 2,000 को भी शो करना पड़ेगा कि 2,000 रुपए का क्या करा, ठीक है। तो यहाँ पर आप कैश डिस्काउंट को शो करते हो बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर, ठीक है। ट्रेड डिस्काउंट कब काम आता है? जब आप उसकी बल्क क्वांटिटी की बात करते हो। लेकिन कैश डिस्काउंट कब काम आता है? जब आप टाइमली पेमेंट की बात करते हो। और ट्रेड डिस्काउंट को आप रिकॉर्ड नहीं करते, ठीक है, और कैश डिस्काउंट को आप रिकॉर्ड करते हो, राइट। तो आज की वीडियो हमारे लिए बस यहीं तक थी। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो बहुत अच्छी लगेगी और समझ भी आई होगी। सो अगर आपको हमारे चैनल की वीडियो, जो भी आज की वीडियो अपलोड हुई है, आज जो भी आप सब देख रहे हो, अगर आपको चैनल के वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब, लाइक और शेयर और कमेंट साथ ही साथ ज़रूर करना। सो आज की वीडियो हमारे लिए बस इतना ही। आज की वीडियो को हम यहीं पर एंड करते हैं। सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, तब तक के लिए टेक केयर, सी यू सून एंड थैंक यू।